प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और हमारी सीरीज चल रही थी एजा मिल्टन की बात करें तो टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उठाए थे, जिसमें हम लोग दो वीडियोज इसके ऊपर बना चुके हैं। जिसमें पहली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 25 तक 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, और दूसरी वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 26 टू 55 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 56 टू 84। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 56 से लेकर के 84 क्वेश्चन तक। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप लोगों ने इसको अंत तक देखा तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हमारे एज ऑफ मिल्टन के बारे में, जितने भी अब तक टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक साथ लेकर के आया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन की आयु क्या थी वेन ही रोट, जब उन्होंने लिखा? द मॉर्निंग ऑन क्रिस्ट नेटिविटी को जब उन्होंने लिखा, उस समय जॉन मिल्टन की आयु कितनी थी? दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ। अब वैसे तो 21 ईयर थी दोस्तों, जब इन्होंने लिखा था तो 21 ईयर थी, बट 21 ईयर का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या लगा है? स्टार लगा है। ठीक है, उस समय जब इन्होंने ओके ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी को लिखा, उस समय जॉन मिल्टन की आयु जो है वो 21 ईयर थी, क्योंकि इसको लिखा गया था ओके 1629 ईस्वी में। कब लिखा गया था, पब्लिश करवाया गया था इसको पहली बार? 1629 ईस्वी में दोस्तों। दूसरा 57 नंबर क्वेश्चन देखेगा, लैसिडस बाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, जो लैसिडस है दोस्तों वो बाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, किसकी यादों में लिखा गया, किसकी यादगार में लिखा गया? तो दोस्तों इनके एक कॉलेज फ्रेंड थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन कीट ने 1637 ईस्वी में दोस्तों लैसिडस पोएम की रचना की। यह एक पॉस्चरल एलेजी है। कैसी है? पॉस्चरल एलेजी। लिखी कब गई? 1637 में दोस्तों। और किसकी मृत्यु से दुखी होकर के? एडवर्ड किंग की। ऐसा माना जाता है कि इनकी एक एक्सीडेंटल डेथ थी, जो कि डूब करके ये मर गए थे। इनका जहाज जो है वो समुद्र में, ये ऐसी यात्रा करने के लिए गए थे तो समुद्र में डूब करके इनकी मृत्यु हो गई। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मिल्टन वाज बॉर्न इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर, जॉन मिल्टन का जन्म जो है वो ब्रैड स्ट्रीट लंदन में हुआ था, लेकिन हुआ कब था? तो 1608 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दिसंबर 9 दिसंबर 1608 को एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और एक बात बता दूं मिल्टन के बारे में, कि मिल्टन जो है वो बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से जाने गए। दैट मीन्स इन्होंने इंग्लैंड में खलबली मचा दी थी जब इस एपिक की इन्होंने ग्रैंड स्टाइल में रचना की दोस्तों। फिर इसके बाद इनकी बहुत सारी शुरुआती वर्क भी थे। एरोपेजेटिका था दोस्तों, जो कि 1644 में आया था। सैमसन आगोनिस्ट था, 1671 में आया था। और इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई थी वो 8 नवंबर 1674 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्लियर हो गया दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 59 क्वेश्चन हमारा कहता है कि जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1655 52। ओके, जॉन मिल्टन जो है वो पूर्ण तरीके से 1652 ईस्वी में अंधे हो गए। व्हाट अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन द ईयर, इनके इसी 1652 में ही एक दूसरी घटना घटित हुई। वो घटना कौन सी घटित हुई थी? तो दोस्तों अगर मैं बताऊं, इनकी वाइफ जो पत्नी थी मैरी पॉवेल, उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों जिस साल ये अंधे हुए थे। आज से समझ लो हम ये कह सकते हैं कि 1652 जो है वो जॉन मिल्टन के जीवन का सबसे दुखद साल था। इस साल उनके साथ उनके बेटे, इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो जाती। इसी साल उनकी पत्नी
की भी डेथ हो जाती है और ये अंधे भी हो जाते हैं। तो आई साइट जो है इनकी चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है जॉन मिल्टन की 1652 में। और इनकी पहली वाइफ जिनका नाम होता है मैरी पॉवेल, वो भी 5 मई 1952 को ही जो है एक बच्चे को जन्म देते समय इनकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और मैं बता दूं फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, लगभग अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो जून 1652 में मिल्टन का 1 साल का बेटा था जॉन, जिसका नाम था ओके, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 1652 थी वो मिल्टन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉसेस हुए इनके इस साल। तो ये साल इनका सबसे ज़्यादा दुखद साल कहलाया। तो अब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स एज। कॉमर्स क्या था? एक मास्क था दोस्तों। कॉम और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने जितनी बार भी ये जितनी सन में भी आया मैंने हर बार इस क्वेश्चन को इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस किया है कि कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या था। तो आप खुद ही कह देते हो कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक मास्क है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एन के मिल्टन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली पोइम कॉमर्स थी, और कॉमर्स के साथ ही साथ अर्ली पोइम में लेसिडस को भी जो है गिना जाता है, जो कि इनकी मेजर लिटरेरी अचीवमेंट थी दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कॉमर्स के लिए। कॉमर्स क्या था? एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट या एक मास कह सकते हो। इसको दोस्तों एक और नाम से भी जाना जाता था, अ मास्क के नाम से। और ये पब्लिश हुआ था उस समय, इसका नाम था अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टेल। और ये कब हुआ था पब्लिश? 1638 में, 1638 में दोस्तों। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगला देखिएगा, नेक्स्ट, नथिंग इज हीरो फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक दी ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट, ओके, डिस्प्राइज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, बट वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबेल, बेयर मीन्स कहाँ से, फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। ये लाइनें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें सैमसन एगोनिस्ट से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? सैमसन एगोनिस्ट से। और इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम सैमसन एगोनिस्ट की बात करें तो यह मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक पोएटिक प्ले है। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके टीजीटी पीजीटी में कि ये किस प्रकार का है। ओके, आपका एलेजी है, सोनेट है, या प्ले है, पोएटिक प्ले है, क्या है आखिर? तो ये बेटा एक आपका पोएटिक प्ले है। क्या है? पोएटिक प्ले है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट, विच वन वाज मिल्टन फेवरेट? इन चारों में से मिल्टन का सबसे फेवरेट वर्क कौन सा था दोस्तों? तो ए पैराडाइज लास्ट। कौन सा है? ए पैराडाइज लास्ट। और ये कौन होते हैं? जो मिल्टन, जॉन मिल्टन होते हैं, वो एक इंग्लिश पोइट होते हैं। ओके, इसके बाद सिविल सर्वेंट, जॉन मिल्टन सिविल सर्वेंट भी ये दिखाए जाते हैं। इनकी पैराडाइज लास्ट जो होती है वो बहुत ही मोस्ट फेवरेट बुक दिखाई जाती है। इसके बाद इन्होंने 1671 में पैराडाइज रीगेंड लिखा। 1671 में ही दोस्तों इन्होंने सैमसन अगोनिस्ट को लिखा, और इनकी एक फेमस पोइम ओके जो कि हॉटन पीरियड में लिखा था इन्होंने, लैसिडस को, 1638 ईस्वी में। अगला 1637 में लैसिडस को दोस्तों। इसके बाद थीम ऑफ एरोपेजेटिका एज, जो एरोपेजेटिका थी जो कि 44 में आई थी इनकी, उसकी थीम क्या है दोस्तों? 1644 में ये पब्लिश हुई थी। तो इसकी थीम बताना है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के ये लिखा गया था। किसको दोस्तों? फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के इसको लिखा गया था। किसने? जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। और इसमें अपील किया गया था टू पार्लियामेंट एंड, किसको? पार्लियामेंट के लिए, द लाइसेंसिंग और लाइसेंसिंग ऑर्डर के रिकॉर्डिंग।
इसको इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस का। तो याद रखना, एक तो इनकी सन याद रखना, दूसरा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एरोपेजेटिका की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या थी, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी दोस्तों। वेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश, देखो पैराडाइज लास्ट को लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक बस सुनना। 1650 में ही लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों, 1650 के ही, और लिख कर के पैराडाइज लास्ट जो है वो तैयार हो गई थी 1665 में। लेकिन ये 1665 में पब्लिश नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1666 में लगभग इंग्लैंड में प्लेग नाम की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, और उस समय लैक ऑफ पेपर यानी कि पेपर की भी बहुत कमी थी। तो इसलिए पैराडाइज लास्ट जो है वो 1665 में ना पब्लिश होकर के ये पब्लिश हुई थी 1667 ईस्वी में। कब? 1667, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होगा, एकदम सही होगा दोस्तों। अगला, आपको कंप्लीट दी सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मिल्टन की एरोपेजेटिका कंसर्न विद, अभी अभी लास्ट टाइम हमने 2-3 मिनट पहले ही इसके बारे में बताया था कि एरोपेजेटिका की थीम क्या थी। तो दोस्तों क्या थी? लिबर्टी या फ्रीडम, बात एक ही है, बोथ वर्ड आर सिनोनिम टू ईच अदर। ओके, तो लिबर्टी ऑफ प्रेस क्या है? लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के इसको लिखा गया था। एरोपेजेटिका कंसर्न करती है या थीम है इसकी, क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर पे देखिएगा, इन द ईयर 1637 में, यानी कि 1637 में। अब यहाँ पे जब 1637 की बात करते हैं तो तुरंत से दिमाग कहाँ जाता है? लैसिडस पे, जो कि इन्होंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त हेनरी किंग किंग एडवर्ड, कौन थे? किंग एडवर्ड थे दोस्तों, एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इसको लिखा था। तो चलो देखते हैं। 1637 में मिल्टन कन्फाइंड टू हिज फ्रेंड that he had fixed his mind upon writing okay some monumental poetical work। अब इसमें से नीचे कुछ 4 वर्क दिए गए हैं, जो 4 राइटर्स के नाम दिए गए हैं। ओके, उनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो कौन सा सही होगा? एडवर्ड किंग, बी। सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू होम द इंफॉर्मेशन वाज गिवन। एडवर्ड किंग होगा दोस्तों। फिर से रिपीट करता हूँ, एडवर्ड किंग। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और एक बार ये भी बता दूं दोस्तों, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको रिलायबल सोर्स से सारी चीज़ों को बताया जाए, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस की सत्यता की जांच करने के लिए किसी अन्य सोर्स का भी सहारा ले सकते हो दोस्तों। 66 का दोस्तों क्या होगा, अर्थात मेरे हिसाब से एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने लिखा था। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। मिल्टन कन्फाइंड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन द राइटिंग सम मोनूमेंटल पोएटिकल वर्क। ओके, हाँ ठीक है दोस्तों, हेनरी लॉयड ही होंगे। ओके, ये नहीं कहा जा रहा, उन्होंने ये कहा है, ये पूछा है कि मिल्टन्स कन्फाइंड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनूमेंटल पोएटिकल वर्क। तो इसका तीसरा सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर भी आप लोग चेकआउट कर लेना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी चेकआउट कर लेना। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि मिल्टन के समय की ये भी है हेनरी लॉयस, और उस समय ये मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपोजर थे इंग्लैंड के दोस्तों। अगला हम बात करेंगे द वुमेन कैरेक्टर। ओके, डिलीलाहा अपीयर्स इन, द मोस्ट वुमेन कैरेक्टर डिलीलाहा अपीयर्स इन, किस में दिखाई देती है? तो सैमसन एगोनिस्ट में। यानी कि द वुमेन कैरेक्टर डिलीलाहा अपीयर्स इन ट्रैजिक क्लॉसेट ड्रामा। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक ट्रैजिक क्लॉसेट ड्रामा है दोस्तों, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और डिलेमा होती कौन है दोस्तों? तो
Delilah was the Samson's ओके ट्रेचरस फिलिस्टाइन वाइफ होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो चलो इसके कुछ अदर कैरेक्टर भी होते हैं। मनुआ होता है, सैमसन होता है, ओके हैरफा होता है। तो ये कुछ अदर मेन कैरेक्टर होते हैं जिनके नाम हमने बता दिए आपको। 68 क्वेश्चन, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन? मिल्टन वाज द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया? तो ब्लैक के द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा इसको कहा गया कि मिल्टन वाज द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग। ये रिमार्क किसने दिया था मिल्टन के लिए? तो विलियम ब्लैक ने दिया था। किसने? तो हम कह सकते हैं दोस्तों द अबव स्टेटमेंट वाज द मोस्ट फेमस कोट अबाउट पैराडाइज लॉस्ट ओके बाय विलियम ब्लैक। और ये विलियम ब्लैक के द्वारा बुक फर्स्ट में स्पेशली इन जो सतन होता है, सतन को अनकॉन्शियसली जो है मिल्टन जो होते हैं वो अनकॉन्शियसली ग्लोरीफाइड करते हैं सतन को, स्पेशली इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के। क्लियर हो गया? अच्छा, विलियम ब्लैक कौन सी सेंचुरी के राइटर थे? जब विलियम ब्लैक का नाम आ गया तो आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये दोस्तों 19th सेंचुरी के राइटर थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, जिनको रिगार्डेड माना जाता है ओके सेमिनल फिगर ऑफ रोमांटिक एज। और इनका जन्म भी दोस्तों लंदन में 28 नवंबर 1757 ईस्वी में होता है, 1757 में। किसका? विलियम ब्लैक की बात की हमने। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्लीट दी सेंटेंस करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। दोस्तों ये सन 1692 में, कब? 1652 में। 1652 में टोटली इनके आंखों के ग्लाइकोमा नामक बीमारी से इनके आंखों की आईसाइट एवं पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई, चले गए, ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए दोस्तों। कब? उन 1652 में। यानी कि ये तो हम कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था 1608 में, ओके, और 52 में ये टोटल तरीके से मृत्यु होगी। तो उस समय इनकी एज, अगर दोस्तों हम 1652 में से 1608 को माइनस करेंगे तो 44 निकल करके आएगा। यानी कि ये 44 वर्ष की अवस्था में ये टोटली ब्लाइंड हो गए। इसके बाद हम ये कहें, और उन्होंने इसके बाद दोस्तों एक पोएम भी लिखी थी ऑन इज ब्लाइंडनेस, जो कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में रखी गई है, आप उसे पढ़ भी सकते हो। दूसरा, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों उसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? तो 12 हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब ये ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट पहली बार पब्लिश हुई थी 1667 ईस्वी में, तब इसमें टोटल कितनी बुक्स थी? 10। ध्यान रखना उस समय 10 थी। लेकिन जब जॉन मिल्टन ने 1674 ईस्वी में दोबारा पैराडाइज लॉस्ट को रीऑर्गेनाइज किया, ओके, तब अपनी 2 लॉन्ग चैप्टर्स को 4 में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से टोटल बुक्स कितनी हो गई? 12। तो अब क्या याद रखोगे? 12 बुक्स। अगला, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। 71 पे देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन दोस्तों जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कब लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा? तो 1670 ईस्वी में। कब लिखा गया दोस्तों? 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को लिखा गया। अब इस ये एक क्या है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? इसमें क्या वो पूरा का पूरा ब्रिटेन की हिस्ट्री को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोज वर्क होता है, या ये भी कह सकते हैं इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोज वर्क विच रिफ्लेक्ट द डेप्थ ऑफ मिल्टन्स ओके ऑडिशन एंड द स्कोप ऑफ द इंटरेस्ट। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ तक याद बनाए रखिएगा। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसका था दोस्तों? तो जॉन मिल्टन के द्वारा। कब लिखा गया? 1670 ईस्वी में। 71 में सैमसन एगोनिस्ट आया था। और दोस्तों 71 में ही पैराडाइज रीगेंड को भी लिखा गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जैसे कॉमर्स है इनकी
कब आई थी, लैसिडस है कब आई थी, एरोपेजेटिका कब आई थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी कब लिखी गई थी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अगर चीज़ों को वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, मेमोराइज करना शुरू कर दोगे, लर्न आउट करना शुरू कर दोगे, तो ज़्यादातर माइंड में सेट होती चली जाएंगे। और हमको बेहतरीन तरीके से टीजीटी पीजीटी के लिए मेहनत करना है। टीजीटी में हमारे 4 राइटर रखे गए हैं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन मिल्टन को, जॉन गॉल्सवर्दी को। अभी हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो जॉन मिल्टन की चल रही है, इसके बाद हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको देखो, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, लाइफ ऑफ मिल्टन दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, फिर ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा, किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा। एक बार फिर मैं कहता हूँ दोस्तों, मैंने तो पूरी कोशिश की है इसकी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस की सत्यता को, जो भी हमारे जो है ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, उन्हीं ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की गई है। फिर भी आप इनकी सत्यता की जांच करने के लिए अन्य सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैं बार बार कहूँगा दोस्तों। फिर लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बी रिटन बाई, किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया, किसको, लाइफ ऑफ मिल्टन। और ये पब्लिश कब हुआ था, 1779 में। अब जॉनसन प्राइज प्रशंसा करते हैं जीनियस ऑफ पैराडाइज लास्ट इन सुपरलेटिव टर्म में दोस्तों। और इसके बाद हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये पोएटिक वर्क थे किसके, जॉन मिल्टन के। और प्यूरिटन एज के नाम से भी एज ऑफ मिल्टन को जाना जाता है दोस्तों। अब आगे देखो, तो ये क्लियर हो गया। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइज लास्ट वाज पब्लिश, मिल्टन की कौन सी पैराडाइज लास्ट को कब पब्लिश करवाया गया, तो कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, 1667 में। लिख करके कब तैयार हुई, 1665 में, ध्यान रखना, ओके। और पब्लिश कब हुई, 1667 में। दोनों ऑप्शन होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिश आ जाए, ओके। तो कब क्या लिखोगे, 1667, और लिख करके कब कंप्लीट की गई, तो 1665 में। अगला दोस्तों, इन विच ईयर, कौन सी साल मिल्टन ने लैसिडस वाज रिटन, लैसिडस को कब लिखा, 1607 में, 1637 में, यानी कि 1637 में दोस्तों। अच्छा, 37 में लिखा, किसकी मृत्यु से दुखी होकर के, एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के। ये एडवर्ड किंग जो हैं वो जॉन मिल्टन के कॉलेज के बहुत ही फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड दिखाए जाते हैं। जब 1637 में इनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु से दुखी होकर के इस पॉस्चरल एलिजी की रचना करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, द लाइन, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन itself कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन अक्योर्स इन। तो पैराडाइज लास्ट का कहाँ से दोस्तों लिया गया, ये पैराडाइज लास्ट से। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, पैराडाइज लास्ट से। पैराडाइज लास्ट को किसने लिखा, जॉन मिल्टन ने। पब्लिश कब हुई, 1667 में। ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए 66 पे, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट बाज, जो सैमसन एगोनिस्ट थी दोस्तों, उसके लेखक कौन है, तो कौन है, जॉन मिल्टन। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, जॉन मिल्टन उसके लेखक हैं। अच्छा, एक बात और बता दो, सैमसन एगोनिस्ट को पब्लिश कब करवाया गया था, सैमसन एगोनिस्ट को पब्लिश कब करवाया गया था दोस्तों, तो ये पब्लिश दोस्तों करवाया गया था 1671 में। कब, 1671 में। एक है क्या दोस्तों, एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है, एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए, 1671 का जिक्र हुआ, तो 1671 में जॉन मिल्टन की एक कौन सा वर्क था जो पब्लिश हुआ था, तो पैराडाइज रीगेन्ड। कौन सा आया, पैराडाइज रीगेन्ड, पोएटिक वर्क था इनका ये। इसके बाद कुछ ओके सम अदर फेमस कोट्स होते हैं इसके, इसी में
सैमसन एगोनिस्ट में बहुत ही फेमस कोट हैं ये, अ ग्रेन ऑफ मैनहुड, ये भी सैमसन एगोनिस्ट का है। अ लिविंग डेथ सैमसन एगोनिस्ट का कोट है। ये कई बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट करता चलता हूँ। एडिंग फ्यूल टू द फ्लेम, ये भी सैमसन एगोनिस्ट का कोट है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, काम ऑफ माइंड ऑल पैशंस स्पेंट, ये भी। तो ये कुछ हमने इनके इम्पॉर्टेंट कोट के बारे में डिस्कस किया। ऑफ विच पोइम, कौन सी पोइम, कौन सी कविता, इज मीन्स है द फॉलोइंग लाइन अपार्ट। ओके, फ्रॉम देम नो मोर दे ब्लेजिंग हार्ट सेल वन, तो ये ग्रे की एलेजी है। किसकी है दोस्तों? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रे की एलेजी। अर्थात थॉमस ग्रे प्रोबाबली बिगेन इट अबाउट 1746, 1746 में। ओके, और ये ओरिजिनली समवॉट शॉर्टर पोइम है। ओके, जो कि इसका वर्जन दिखाया जाता है और इसको पब्लिश करवाते हैं इसको 1751 में। कब? 1751 में। और इसका For them no more the blazing heart shall burn. The line has been taken from the poem Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. किससे? Elegy written in a country churchyard। और Elegy written in a country churchyard जो थी थॉमस ग्रे की, वो बहुत ही फेमस पोइम थी। ओके, तो क्लियर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अगर थॉमस ग्रे का बात आई है तो इनके कुछ और पोइम्स का भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे ओड ऑन द स्प्रिंग इनका बहुत फेमस है, हेम टू एडवर्सिटी है, दी वार्ड है, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटोन, ये सभी किनकी इनकी कुछ फेमस पोइम हैं दोस्तों। वॉट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट, अभी पीछे 2 मिनट पहले मैंने बताया कि ये जो सैमसन एगोनिस्ट है दोस्तों वो किस प्रकार का वर्क है। शॉर्ट प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, बर्स प्ले है, लिरिकल ड्रामा है, एपिक है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले। ओके, तो ये बर्स प्ले दिखाया जाता है दोस्तों। कैसा होता है? बर्स प्ले। 78 का कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ए वाला ऑप्शन सही होगा। एक ब्लैंक वर्स प्ले है। कैसा है? एक ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ एक प्ले है, नाटक है। ओके, और ये ग्रीक ट्रेजेडी लिखा गया है जिसमें बिब्लिकल हीरो होता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, एक ग्रीक ट्रेजेडी में लिखा हुआ एक प्ले है, चैम्बर प्ले। मिल्टन थे एलिजाबेथन पोएट थे, आ रिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मिल्टन को आ रिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है। जॉन मिल्टन वाज आ रिलेटेड एलिजाबेथन पोइट बिकॉज ही वाज बोर्न इन ऑन 9 दिसंबर 1608। तो आप समझ सकते हो जब 1608 में, तो उस समय एंड ऑफ एलिजाबेथन एज था। कब आया? 1625 में, तो लगभग एलिजाबेथन एज का समापन ही हो गया था, तो इसीलिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, हु सैड, किसने कहा, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो बी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। किसने कहा दोस्तों? मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 80 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दी ओपनिंग लाइन सोनेट की, बेटा ये ओपनिंग लाइन है। और सोनेट कौन से है? हमारा लंदन सोनेट होता है। एक लंदन सोनेट में जो कि 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा पब्लिश करवाया जाता है, उसमें ये लाइन कही जाती है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ओके, ये ओपनिंग लाइन होती हैं जो कि विशिंग करते हैं मिल्टन वर स्टिल अलाइव। ओके, तो क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अगला 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। 81 देखिए दोस्तों, कंप्लीट दी सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, मिल्टन का पोएटिक स्टाइल इज जनरली प्राय रिगार्डेड, माना जाता है एज, क्या माना जाता है? प्लेन, ग्रैंड स्टाइल, ऑर्नामेंटल स्टाइल या क्लासिकल स्टाइल। क्या माना जाता है दोस्तों? तो ग्रैंड स्टाइल में, क्योंकि इन्होंने पैराडाइज लास्ट को भी दोस्तों ग्रैंड स्टाइल में ही लिखा है। क्लियर हो गया।
तो 81 का कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे आपसे, कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से 82 पे, कॉमर्स इज। कॉमर्स क्या है? तो हम कई बार बता चुके हैं कॉमर्स क्या है। इसका लिटरेरी फॉर्म क्या है दोस्तों? अ मास्क है। क्या है? अ मास्क। तो कॉमर्स इज अ मास्क। ओके, कॉमर्स इज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ओके, और ये दोस्तों कॉमर्स को प्रिंटेड कराया गया था अनोनमसली 1637 में। ओके, क्वार्टो इश्यूड बाय बुक सेलर हैम्फ्री रॉबिन्सन। कौन थे? हैम्फ्री रॉबिन्सन। तो क्लियर हो गया। और इसका बेटा एक बात बता दो, जब ये पब्लिश हुई थी तो इसका एक्चुअल फुल टाइटल क्या था? एक्चुअल फुल टाइटल आपको बताना है दोस्तों, क्या था? मैं बताता हूँ, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टल। ठीक है, ये इसका एक्चुअल टाइटल था उस वक्त का। 33 पे, सॉरी 83 पर देखिएगा, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial, okay, flown with the insolence and wine? तो ए ऑप्शन एंग्लिकन क्लर्जी। ओके, ए ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। यानी कि जो मिल्टन होते हैं वो अक्यूज करते हैं एंग्लिकन क्लर्जी। ओके, द कैवलियर पोइट एंड द अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ इन पैराडाइज लॉस्ट। तो आपको समझ आ गया होगा कैवलियर पोइट्स और जो कॉमनवेल्थ अपोनेंट्स थे इन पैराडाइज लॉस्ट के लिए, उनके लिए। तो मिल्टन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। ये भी इनके बारे में याद रखना। ओके, पैराडाइज लॉस्ट तो इनकी दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस पोइम ही है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक दिखाया जाता है इन, जो कि पब्लिश हुआ था 1667 में। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखो, मिल्टन्स पोएट्री, मिल्टन की पोएट्री इज अ मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये दोस्तों। ओके, जो कि मैकमिलन के द्वारा कही जाती है इस कोट को, यानी कि मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर, ओके, इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये कोट किसके द्वारा किया जाता है? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? तो मैकमिलन दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, सी के स्थान पर क्या कर लीजिए? बी, मैकमिलन का ये स्टेटमेंट है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके, अगली वीडियो हम कल इसी समय फिर से अपलोड करेंगे। टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिएगा। ओके, कोई कोर कसर बाकी मत छोड़िए।